हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है हमारा, यानी कि हमारी सेकंड बुक जो है हिस्ट्री की, इसका चैप्टर है और 7th चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें हम विजयनगर साम्राज्य जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो चैप्टर है ये फर्स्ट टर्म में जो हमारा मिड टर्म कह लो या फर्स्ट टर्म कह लो, इसमें जो आपका आता है यहीं तक आएगा। इसके बाद के चैप्टर आपके नहीं आते। ठीक है, फर्स्ट टर्म में यहीं तक आपके चैप्टर आते हैं। और आपको इसकी जो पीडीएफ है, ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसमें आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को पढ़ सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, eklavyastudypoint.com। आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। और अभी हम उसमें नोट्स चढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद इसमें कंप्लीट नोट्स चढ़ जाएंगे। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप डायरेक्ट मुझको यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको डिटेल में ये जो चैप्टर है वो कराता हूँ। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 14वीं से 16वीं सदी में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझेंगे हम पहले। इसमें बात चल रही है विजयनगर साम्राज्य की, जो कि कहाँ का साम्राज्य है? दक्षिण भारत का साम्राज्य है। कौन से समय काल की बात चल रही है यहाँ पे? तो 14वीं से 16वीं सदी की बात चल रही है। ठीक है, इस काल के दौरान ये एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा था। इसे विजय का शहर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसको विजय का शहर क्यों कहा जाता है? इसका जवाब भी आपको आगे दूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसकी विशेषता जो है वो ये है कि यहाँ पे जो शासक थे ना, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, यानी बहुत ही ताकतवर थे। इन्होंने, इन ताकतवर शासकों ने इसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, यानी कि बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया था। ठीक है, हर लेवल में जो विजयनगर साम्राज्य था वो काफी समृद्ध था, इस लेवल तक इन्होंने पहुंचा दिया था। अब बात करते हैं विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता है। देखिए, विजयनगर क्या है? ये साम्राज्य जो है इसकी स्थापना करी थी दो भाइयों ने। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। इन दोनों ने 1336 ईस्वी में, ठीक है, किसकी स्थापना करी थी? विजयनगर साम्राज्य की। इस साम्राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। और ये जो साम्राज्य था काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, अगर इसको हम दिशाओं में देखें तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में बात करूं तो सुदूर दक्षिण तक, यानी केरला साइड तक, बिल्कुल नीचे तक फैला हुआ था। मैं आपको मैप दिखाऊंगा, मैप में आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार आप मैप देखो। देखिए, ये भारत का मैप है। अगर आप उत्तर में इधर कृष्णा नदी से देखोगे तो आप दक्षिण में देखोगे ना, बिल्कुल एंड तक ये जो है ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य जो था काफी दूर तक फैला हुआ साम्राज्य था। 1565 में क्या होता है, इस साम्राज्य पे आक्रमण किया जाता है और इसको खूब लूटा जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये पूरी तरीके से क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। ठीक है, फिर कृष्णा नदी और तुंगभद्रा जो नदी है उसका जो दोआब वाला क्षेत्र था, लेकिन वहां के जो निवासी थे उनके मन में, उनकी यादों में ये जिंदा है। बेशक से साम्राज्य नष्ट हो गया लेकिन उनकी स्मृति में ये जिंदा है। और इन्होंने इसको हम्पी के नाम से याद रखा। ठीक है, ये क्या नाम से याद रखते थे इसको? हम्पी। हम्पी का मतलब क्या है भाई? यहाँ की देखो एक मातृ देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम से ही रिलेट करके हम्पी बना है। और विद्वानों ने इसकी जब खोज की थी तो उनको क्या क्या मिला? उन्होंने मौखिक परंपरा, यानी लोगों से जो भी उस विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली वो जानकारी ली मौखिक रूप से। ठीक है, पुरातात्विक खोज करी, अगर खुदाई वगैरह में कुछ मिलता है, स्थापत्य कला जो है उसके कुछ नमूने मिले, कुछ अभिलेख भी देखे, कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो थे, इन सब से सहायता लेकर इस साम्राज्य के बारे में विद्वानों ने क्या की थी? जानकारी इकट्ठी की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम्पी की खोज। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा सकता है। देखिए, हम्पी जो है, यानी विजयनगर साम्राज्य को ही हम्पी नाम दे दिए गए। ठीक है,
इतना आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, हम्पी के भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब होता है खंडहर, यानी कि ऐसे किले, ऐसे घर, ऐसे निवास स्थल जो एक समय में कभी समृद्ध रहे थे, लेकिन बाद में जब वो खत्म हो गए तो वो एक खंडहर बन गए थे। तो हम्पी के जो खंडहर थे वो 1800 ईस्वी में एक अभियंता यानी एक इंजीनियर और एक पुराविद था जिसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये जो मैकेंजी था ये एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। इस व्यक्ति ने, ठीक है, हम्पी की खोज करी और हम्पी के बारे में जानकारी जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? हो सकता है कभी कभी आपके पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लें, तो छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए, कॉलिन मैकेंजी जो थे ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, आपको ये याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 1754 में हुआ था। ये एक अभियंता यानी एक इंजीनियर भी थे, एक सर्वेक्षक भी थे जो सर्वे करते थे, और ये मानचित्रकार भी थे, यानी जो मैप वगैरह बनाते हैं ये काम भी करते थे। 1815 में इन्होंने भारत का पहला सर्वेयर जनरल इनको बनाया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, तो अंग्रेजों के लिए जानकारी इकट्ठा करना ये सब इनका काम होता था। भारत के अतीत को अगर अच्छे तरीके से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए थी, तो उसका कहीं ना कहीं संकलन इनके द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इतिहास से संबंधित जो स्थानीय परंपरा थी, जो भी वहाँ पे लोकल ट्रेडिशन चल रही थी, उन लोगों से इन्होंने उसकी जानकारी इकट्ठा करी और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करने का इन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। इन्होंने कई जगह पे सर्वे भी किया था। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो साक्ष्य, जो सबूत इकट्ठे किए गए, उससे कहीं ना कहीं हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में। मैकेंजी जो है, इन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। सबसे पहला मैप जो बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था। इनके द्वारा जो जानकारी हासिल की गई है, ठीक है, चाहे वो विरूपाक्ष मंदिर की हो या पंपा देवी का जो पूजा स्थल था वहां की हो, ठीक है, इन दोनों जगह के जो पुरोहित हैं, यानी जो पुजारी वगैरह थे, उनकी स्मृति पे आधारित थी। इन्होंने क्या करा, विरूपाक्ष मंदिर वाले और पंपा देवी मंदिर वाले स्थान पे गए और वहां पे जो पुरोहित वगैरह इनको दिखे, उनसे इन्होंने जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, और फिर उससे विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी इन्होंने इकट्ठी कर ली। हम्पी की जानकारी के अन्य स्रोत, यानी हम्पी के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है उसके कुछ और भी सोर्सेज हैं, तो वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो देखिए, 1836 में क्या होता है कि जो अभिलेख कर्ता हैं, ठीक है, जो अभिलेख लिखते हैं, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो पत्थर पे, किसी धातु पे, किसी लकड़ी पे, ठीक है, इस चीज पे जब उसको खुरच खुरच के लिखा जाता है तो वो अभिलेख कहलाता है। आपने देखा होगा पत्थरों पे खुरच कर लिखे होते हैं, ठीक है, वो अभिलेख होते हैं। तो जो अभिलेख करता है 1836 में, उन्होंने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से बहुत सारे इन्होंने क्या इकट्ठे करे थे? अभिलेख इकट्ठा करे थे। 1856 में क्या होता है, जो छाया चित्रकार हैं उन्होंने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ करे, ठीक है। भवनों की जो भी इनको जानकारी मिली, जो चित्र मिले, वो इन्होंने इकट्ठा करना शुरू करा। शोधकर्ता जो थे, इन्होंने चित्रों का अध्ययन करा, अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और इतिहासकारों ने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य के जो इतिहास की जो भी पुनर्निर्माण के प्रयास में जो स्रोत थे उन सब का अध्ययन करा, ठीक है। अब इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे होता है? मान लो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी चाहिए, जो कि साम्राज्य नष्ट हो चुका है, तो कैसे पता लगेगा? तो उसके बहुत सारे स्रोत होंगे, ठीक है। चाहे वो साहित्य हो जाए, वहाँ पे मंदिर मिल जाए, कोई अवशेष मिल जाए, ठीक है, वहाँ की कोई लिपि मिल जाए, कोई धातु मिल जाए, कोई मुद्रा मिल जाए, बहुत सारे तरीके होते हैं उसका इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए। तो इतिहासकारों ने इसका काम शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा, विदेशी जो यात्री थे उनके वृतांत को पढ़ा, जो बाहर से लोग आते थे उस समय में, जिन्होंने विजयनगर के बारे में कुछ लिखा होगा, उसके बारे में इन्होंने उनके वृतांतों को पढ़ा। कन्नड़, तमिल, ठीक है, तेलुगु और संस्कृत, अलग अलग भाषाओं में लिखे गए जो भी साहित्य इनको मिले हैं, उन्होंने उस लिटरेचर से उसको मिलान भी करा। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कुछ गलत जानकारी मिल रही हो, जब मिलान करेंगे ऐसा ही पाएगा तो वो क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया और इस तरीके से इन्होंने जानकारी के स्रोत ढूंढ निकाले। इसके बाद बात करते हैं विजयनगर में प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य जो था, वहां पे प्रशासन कैसा था? क्या वहां पे कोई राजा शासन करता था, ठीक है, या फिर बहुत सारे राजा शासन करते थे, या फिर अधिकारी वर्ग शासन करते थे? बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रशासन में आ जाते हैं। वहां पे महल कैसे थे, वहां पे रोजगार क्या था, बहुत सारी चीजें आ जाती, तो इसको एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवाते हुए चलाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? दो भाइयों ने करी थी, हरिहर और बुक्का। और कब करी थी? 1336 में। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है।
विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनको अपने समकालीन राजाओं जैसे दक्कन के सुल्तान हो गए, उड़ीसा के गजपति शासक हो गए, इनके साथ इनका संघर्ष बहुत चलता था। ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उस समय में, उनके समय में जो दूसरे शासक थे, चाहे वो दक्कन के सुल्तान हो जाए या उड़ीसा के गजपति शासक हो जाए, इनके साथ इनका कॉम्पिटिशन होता था। इनकी लड़ाई झगड़े संघर्ष चलते रहते थे, युद्ध चलते रहते थे। उर्वर नदी घाटी के ऊपर, ठीक है, अधिकार को लेकर, विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा, इन सब पे अधिकार को लेकर इनके बीच में संघर्ष चलता रहता था। संघर्ष का कारण क्या है? जो नदी घाटी के पास जो उपजाऊ जमीन है उसको लेकर संघर्ष है, विदेशी व्यापार जो है उस पे कंट्रोल को लेकर इनके बीच में संघर्ष है। तो ये सब चलता था। विजयनगर के जो शासक थे इन्होंने क्या करा, भवन निर्माण की तकनीक को ग्रहण किया और इसको आगे विकसित किया। बहुत बड़े बड़े इन्होंने कई जगह पे मंदिर वगैरह बनाए हैं, भवन बनाए हैं, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज को सीखा और उसको आगे भी बढ़ाया। इन्होंने क्या करा, तमिलनाडु के चोल शासक, कर्नाटक के होयसाल शासक, इन राज्यों का विकास इन्होंने देख रखा था। क्योंकि देखो, तमिलनाडु के जो चोल शासक थे, हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि उन्होंने क्या करा था, बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। पढ़ा था, आपको याद होगा। तो तमिलनाडु के जो चोल शासक थे उनके बनाए हुए मंदिर तो इनको पता ही थे, क्योंकि इनसे पहले बन चुके हैं। कर्नाटक के जो होयसाल शासक थे उनके मंदिर और उनके विकास को भी इन्होंने देख रखा था। तो इन क्षेत्र के जो शासक वर्ग हैं उन्होंने क्या करा, तंजावुर और बृहदेश्वर का जो मंदिर है, ठीक है, और इसके अलावा बेलूर का जो चन्नकेश्वर मंदिर है, इसको संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान करने का मतलब क्या होता है कि राजा जो होता है वो किसी मंदिर को अपना संरक्षण दे देता है, ठीक है। संरक्षण का मतलब होता है यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी ले लेना, उसमें दान भी देगा राजा, ठीक है, टैक्स फ्री भी कर देगा उस जमीन को, ठीक है। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो राजा उसकी पूरी तरीके से उसकी मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा, एक तरह से आप ये मान लो। ये सब उसका संरक्षण कहलाता है। तो विजयनगर के शासक जो थे इन्होंने क्या करा, अलग अलग क्षेत्रों के जो मंदिर थे उसको अपना संरक्षण दिया। विजयनगर के शासक किस नाम से जाने जाते थे? इनको राय कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आया हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक नंबर में पूछा हुआ है कि विजयनगर के शासक क्या कहलाना पसंद करते थे? वो अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, शासक और व्यापारी के बारे में समझते हैं। क्या विजयनगर साम्राज्य में व्यापार होता था? बिल्कुल होता था। किस चीज का व्यापार होता था, कैसे होता था, किससे होता था, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, तो ये सब हम यहाँ से जानेंगे, ठीक है। देखिए, इस काल में युद्ध कला जो थी वो अश्व सेना पे निर्भर थी, यानी घोड़े और घोड़ों के सैनिक जो थे इन पे ही युद्ध निर्भर रहता था। इसलिए इस राज्य में जरूरत पड़ती थी अच्छे घोड़े की। अच्छे घोड़े कहाँ से मिलते थे? अरब और मध्य एशिया से आते थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य वाले क्या करते थे, जो अरब है हो गया और जो मध्य एशिया हो गया, यहाँ से घोड़े खरीद लेते थे, ठीक है, आयात करते थे। और शुरू में ये व्यापार जो था इसका कंट्रोल किसके हाथ में था? ये अरब के व्यापारियों के हाथ में इसका कंट्रोल होता था, ठीक है, उनके हाथ में नियंत्रण होता था। साथ ही व्यापारियों के जो स्थानीय समूह हैं जैसे कुदिरई चेट्टी, ठीक है, व्यापारियों का जो लोकल समूह उसको कहा जाता है कुदिरई चेट्टी। अब ये कन्नड़ और उधर मलयालम साइड की लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा आपको नाम जो है वो अजीब मिलेंगे, साउथ के है ना, इसलिए। तो जो व्यापारियों का जो लोकल समूह होता था उसको कुदुरई चेट्टी कहा जाता था, या जिन्हें घोड़ों के व्यापारी भी कहा जाता था। ये घोड़े खरीदा करते थे, ठीक है, और इस विनिमय में भाग लेते थे। ये इस घोड़े को खरीदने बेचने में ये इन्वॉल्व हो जाते थे। 1498 में क्या होता है, पुर्तगाली जो थे वो पश्चिमी तट पे आ गए थे। अब पुर्तगाली जब आए गोवा की साइड में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, व्यापारिक और सामरिक केंद्र शासित करने का प्रयास इन्होंने करा। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं और इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना कंट्रोल भी करने की कोशिश करने लगे। पुर्तगालियों की सामरिक तकनीक जो थी वो बेहतर थी, क्योंकि इनके पास थी बंदूक। अब सोचो, एक व्यक्ति घोड़े पे भाला लेके लड़ रहा है, दूसरी तरफ बंदूक वाला व्यक्ति है, तो कौन जीतेगा? आप सीधा सीधा बोलोगे जो बंदूक है, ठीक है, बंदूक वाला तो दूर से ही गोली मार देगा। तो ऐसे में क्या था, पुर्तगाली जो लोग थे इनके पास जो सामरिक तकनीक थी यानी युद्ध की तकनीक थी, उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो थी वो थी बंदूक। इनके पास बंदूक थी। बंदूक के कारण ये क्या हुआ, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे थे, ठीक है, एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए थे पुर्तगाली। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार होता था, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या था, जो मसाले हैं, यहाँ के वस्त्र हैं, रत्न हैं, इनके बाजार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। क्योंकि जो साउथ का एरिया आ जाता है विजयनगर साम्राज्य में, और साउथ में केरला वेरला साइड में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मसाले वगैरह काफी उसकी खेती होती है, ठीक है। यहाँ की जनता जो थी समृद्ध थी, लोगों के पास पैसा था, धन था, सुख समृद्धि संपत्ति सुविधाएं सब कुछ था, ठीक है। यहाँ की जनता जो थी वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होगा तो
तो वो क्या करेंगे, वो लग्जरी चीजों को मांगेंगे। तो लोगों के पास पैसा था तो वो महंगी विदेशी वस्तुओं की डिमांड करते थे। खासकर वो रत्न और आभूषण, यानी कि जो रत्न हो गए या जो गहने हो गए, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड करते थे। व्यापार से जो शासक थे उनको टैक्स मिल जाता था, राजस्व मिल जाता था, उस टैक्स से वो राज्य की समृद्धि के लिए काम करते थे। तो ये था, यानी सब कुछ क्या था विजयनगर साम्राज्य में, बेहतर था। लेकिन यहाँ पे देखिए, किसी भी साम्राज्य में सब कुछ बेहतर होते हुए भी कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, तो वही विजयनगर में भी है। देखिए, राज्य सब कुछ था, अपने चरमोत्कर्ष पे था, बिल्कुल समृद्धि पे था, सबसे बेहतरीन लेवल पे था, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। अब ये पतन क्यों हुआ समझते हैं। तो देखिए, राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासक वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर ये शामिल थे। यानी सत्ता में कौन कौन थे, शासक वंश होता था, ठीक है, जो शासक परिवार होता था जो शासन करता था, और सैनिक लोग होते थे। विजयनगर साम्राज्य जो है, ये चार प्रमुख राजवंशों ने इस पे शासन किया है। अब मान लीजिए कि दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र है और इस साम्राज्य को हम क्या बोल रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। तो क्या केवल एक ही राजवंश ने, एक ही परिवार ने शासन करा? नहीं, इस पे चार परिवारों ने शासन करा था, ठीक है। तो कौन कौन से थे, देखिए, सबसे पहले जो इस पे शासन था वो था संगम वंश का, ठीक है, संगम वंश, इसने शासन करा। इसके बाद संगम को उखाड़ दिया किसने, सुलभ ने। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है सुलभ वंश, इसने शासन किया। फिर सुलभ जो थे इनको भी उखाड़ दिया, किसने उखाड़ा, तुलुभ ने, उन्होंने इनको हरा दिया, इनको निकाल दिया वहां से। तुलुभ वंश के ही शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय से के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण विजयनगर का शासक माना जाता है वो तुलुभ वंश का कृष्णदेव राय माना जाता है। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश थे, किस वंश से थे। ऑप्शन में दे देंगे, बताइए, संगम वंश से, या फिर सुलभ वंश से, तुलुभ वंश से, या अराविदु वंश से। ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट वंश है अराविदु वंश। जब ये कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है, उसके बाद अन्य शासक आते हैं, उसके बाद इस पे भी कब्जा हो जाता है। कौन सत्ता में आ जाता है, अराविदु वंश। इन चार वंशों ने इसमें विजयनगर जो साम्राज्य है इस पे शासन किया था, ठीक है। कृष्णदेव राय के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है। तो कृष्णदेव राय जो थे, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इन्होंने साम्राज्य को खूब मजबूत बनाया, ठीक है। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र इसमें शामिल था। तो क्या होता है, इसमें तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था वो इनके शासन में शामिल था। 1514 में क्या हो जाता है कि उड़ीसा के जो शासक थे इन्होंने उनका दमन कर दिया, और बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने क्या करा, पराजित कर दिया। यानी बहुत शक्तिशाली शासक थे ये। और राज्य जो था हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। सामरिक तैयारी का मतलब है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, यानी हमेशा अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार रहता था, जब युद्ध करना पड़े तुरंत हो जाए, ठीक है। राज्य जो है अतुलनीय शांति और समृद्धि से फला फूला, बहुत शांति थी, समृद्धि थी, सब कुछ बेहतर था। कई मंदिरों का निर्माण किया। अब देखिए, ये विजयनगर के जो शासक है ये हिंदू शासक हैं, इस चीज को याद रखना, हिंदू शासन है। और इनके अगल बगल में कुछ मुस्लिम शासन भी था जो इन पे आक्रमण करते रहते थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो देखिए, हिंदू शासक थे ये, इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो बड़े बड़े गोपुरम होते हैं उसको जोड़ने का जो श्रेय है वो कृष्णदेव राय को जाता है। अब आप ना अपने साउथ के मंदिर अगर नहीं देखे हो तो आप एक बार गूगल पे सर्च करो, ठीक है, उसमें गोपुरम होता है साउथ में। तो गोपुरम क्या होता है, मैं आपको उसकी इमेज दिखा देता हूँ एक बार। मैंने आगे इमेज ले रखी है, देखो ये रहा। इसे बोलते हैं गोपुरम। साउथ के मंदिर जो होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं। ये बड़ा सा गोपुरम होता है जो कि 4-4 5-5 10-10 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। ये बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। जो आसपास के घर होते हैं ना, आसपास घर या जो कोई बिल्डिंग है वो इस गोपुरम से बहुत नीची होती है। अब इसी कारण गोपुरम जो है वो बहुत दूर से दिखाई दे देता है। तो ये गोपुरम की शुरुआत जो है वो भी इन्हीं के द्वारा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम नामक एक उपनगर भी बसाया था, ठीक है, उसकी स्थापना करी थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 में। और जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो शासन जो है कमजोर होने लगता है। इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो
कहीं ना कहीं जो विद्रोही नायक थे या जो सेनापति थे उनको चुनौती का सामना नहीं कर पाते, और 1542 तक केंद्र पर इनका शासन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तुलुप वंश का शासन खत्म हो जाता है और नया वंश आ जाता है, अराविदु वंश। इनके हाथों में शासन चला जाता है। अब विजयनगर जो साम्राज्य है इतना मजबूत था, सब कुछ सही था, ठीक है, समृद्ध था, ताकतवर शासक रहे हैं, तो इसका पतन हो गया। लेकिन कैसे पतन हो गया, कैसे इसका अंत हो गया, कैसे समाप्त हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है आपके पेपर में। ठीक है, तो देखो होता क्या है, 1565 में विजयनगर की जो सेना थी, वो उस विजयनगर के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, सेना के प्रधानमंत्री थे राम राय, इनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, 1565 में लड़ा गया विजयनगर साम्राज्य की तरफ से। ठीक है, क्या नाम है, राक्षसी तांगड़ी। इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, इस नाम से ही जाना जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, एक तरफ होता है विजयनगर अकेला, और तीसरी तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है तीन सेना, बीजापुर की सेना, अहमदनगर की, गोलकुंडा की। ये तीनों क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और मिलकर क्या करते हैं, विजयनगर पे आक्रमण कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। अब सोचो कि तीन मिलकर अगर एक पे हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो अकेला है वो अकेला पड़ जाएगा और वो हार जाएगा। तो ऐसा ही होता है, विजयनगर की जो सेना थी वो इसमें पराजित हो जाती है। ठीक है, कुछ साल के बाद ये शहर जो था धीरे धीरे उजड़ने लगता है। विजयी सेना ने विजयनगर को खूब लूटा, यानी जो भी सेना आती थी विजयनगर में, जो भी यहाँ पे विजय प्राप्त करती थी, वो इनको लूट कर ले जाती थी, और ये शासन जो है पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अब अराविदु राजवंश जो था वो पेनुकोंडा से और बाद में चंदगिरी से शासन किया। यानी कि अब देखो, ये पहले बड़ा साम्राज्य होता था, आपने देखा था ना मैप में, काफी बड़े हिस्से में। अब ये बाकी सारे हिस्से चले गए इनके हाथ में, पूर्व में थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, वहीं पे अब ये शासन कर रहे हैं छोटा सा हिस्से में। ठीक है, इसके बाद है एक टॉपिक राय और नायक का, यहाँ से आपके पेपर में भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। राय कौन होते हैं, देखिए राय जो थे वो विजयनगर के शासक थे, यानी शासक अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे, राय। ठीक है, शासक को राय कहा जाता था। और नायक कौन है, ये सेना प्रमुख। ठीक है, सेना प्रमुख होते हैं, नायक कहलाते थे, यानी सेना में जो हेड है, जो कमांडर है, ये मेन है, इसे नायक कहा जाता है। अब नायक के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए, ये साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे, नायक जो थे वो कौन थे, ये साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले थे। ये किलों पर अपना नियंत्रण रखते थे, जो किले होते थे उनके कंट्रोल में होते थे। इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, यानी इनके पास ऐसे हथियार वाले सैनिक होते थे जो इनके समर्थक होते थे। ये आमतौर पे क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, कभी कहीं रहेंगे कभी कहीं रहेंगे, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। नायक जो थे वो कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में जाते थे, जहां पे इनको उपजाऊ भूमि मिलती थी वहां पे बस जाते थे। किसान भी इनका साथ देते थे। ठीक है, ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, क्योंकि जो साउथ की बात है तो साउथ में यही भाषाएं बोली जाती थी। कई बार क्या था कि जो नायक थे इन्होंने विजयनगर शासकों की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया, शासकों के आगे इन्होंने क्या करा, समर्पण कर रखा था, यानी शासक की बातों को मानते थे। और ये कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये उनका विद्रोह कर देते थे। ठीक है, ज्यादातर क्या थे, शासकों का समर्थन करते थे, उनके सामने समर्पण कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा थे कभी कभी विद्रोह कर देते थे। और फिर इनको कंट्रोल कैसे करा जाता था, सैनिक कार्रवाई के द्वारा, इनको सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही वश में किया जाता था। एक है क्वेश्चन अमर न्यायिक प्रणाली, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लो, यहाँ से आपके पेपर में काफी पूछा जाता है। अमर नायक प्रणाली क्या है, ठीक है, ऐसे आता है क्वेश्चन। तो देखिए, अमर नायक प्रणाली जो है ये विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज है, और ये ना थोड़ी थोड़ी मिलती है जो दिल्ली सल्तनत जो होता था, दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता प्रणाली थी उससे थोड़ी थोड़ी मैच करती है, उसके जैसी है। तो अमर नायक कौन होते हैं ये समझिए, अमर नायक जो है ये सैनिक कमांडर है, यानी जो सेना होती है, सेना का एक कमांडर होता है, ठीक है, हेड। तो ये सैनिक कमांडर होते थे। इनको राय के द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था, यानी राय कौन है, राजा, शासक। तो शासक क्या करता था, इनको क्षेत्र दे देता कि ये लो, ये तुम्हारा एरिया हो गया है, जाओ इस पे शासन करो। ठीक है, प्रशासन के लिए इनको क्षेत्र दे देते थे। अमर नायक जो थे उन क्षेत्र पर किसानों से, शिल्पकर्मियों से और व्यापारियों से क्या करते थे, ये टैक्स लेते थे। अब इनसे जब इनको टैक्स मिलता था तो उस टैक्स से ये क्या करते थे, देखिए अमर नायक जो टैक्स का कुछ हिस्सा तो अपने पास अपने उपयोग के लिए रख लेते थे, जो उनकी पर्सनल जो भी उनको जरूरत होगी उस पैसे से वो अपनी जरूरतें पूरी करते थे। इसके बाद जो घोड़े हो गए या हाथियों का जो दल हो गया, उसके रख रखाव के लिए जो पैसा होता था वो अपने पास रख लेते थे। ठीक है, और ये दल जो है ये विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक थे। होता क्या था कि
सबसे ऊपर कौन है? विजयनगर का शासक, जिसको क्या बोलते हैं हम? राय बोलते हैं। राय ने क्या करा? अमर नायक, अमर नायक कौन है? सैनिक कमांडर। इनको क्या करा? कुछ क्षेत्र दे दिया, वहां पे शासन करते हैं। वहां पे जो किसान या व्यापारी हैं उनसे ये क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं। उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं, कुछ आगे ऊपर पहुंचा देते हैं। राजस्व का कुछ हिस्सा जो था वो मंदिर और सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी खर्च कर दिया जाता था। और एक चीज और, जब कभी राजा को, शासक को सेना की जरूरत पड़ती थी, सैनिक सहायता की जरूरत पड़ती थी, वो अमर नायक को बोलते थे। अमर नायक क्या करते थे? तुरंत उनको सैनिक सहायता प्रोवाइड करा देते थे। अमर नायक जो है राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे, यानी गिफ्ट देते थे, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। ठीक है, उनको गिफ्ट वगैरह देते थे। राजा जो है कभी कभी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देता था, स्थानांतरित। जैसे मान लो राजा ने किसी अमर नायक को ये वाला क्षेत्र दे रखा है, तो वो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, यानी अलग अलग क्षेत्रों पे इनका ट्रांसफर कर देते थे। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई बार क्या था कि नायकों ने अपने खुद के स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, यानी अपना ही एक राज्य बना लिया। ये राजा से अलग हो गए, शासक से अलग हो गए। ठीक है, कई बार इनका राजा से संघर्ष भी हो जाता था, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, विजयनगर की जो राजधानी है उसके बारे में बताइए, उसका कैसा परिदृश्य था, परिप्रदेश किस प्रकार से था। तो देखिए, जल संपदा वाला क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि विजयनगर की जो जल आवश्यकता थी वो कैसे पूर्ति होती थी। तो देखिए, विजयनगर की जल आवश्यकता के को किस प्रकार पूरा किया जाता था, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल यही लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाई है। सेम इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या था, विजयनगर जो है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है ना, उसमें सबसे चौंकाने वाला एक तत्व था। वो क्या था कि तुंगभद्रा नदी जो है उससे एक पानी निकलता था, और एक प्राकृतिक, एक नेचुरल कुंड बना हुआ था, उसमें जाके पानी गिरता था। तो वो एक नेचुरल कुंड था, किसी ने बनाया नहीं था, वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ था। ये नदी जो थी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ। और आसपास का जो भूदृश्य था उसमें ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये पहाड़ियां जो थी शहर के चारों ओर एक एक मतलब एक करधनी, एक बंधन का निर्माण करती थी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री जैसा निर्माण करती थी। इन पहाड़ियों से कई सारी, इन पहाड़ियों में से जल धाराएं निकलती थी, यानी पानी निकलता था। और वो धाराओं के साथ साथ इन्होंने क्या करा, जहां से जल धारा जा रही है उसके साथ साथ में इन्होंने बांध बना दिया, बांध बना दिया और अलग अलग हौज बना दिया। उस हौज में क्या था, पानी इकट्ठा कर लेते थे। अब सोचो, नेचुरल पानी मिल रहा है, पहाड़ियों में से निकल रहा है, उसी को इन्होंने क्या करा, यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया। जलधारा को इन्होंने कहीं ना कहीं हौज में जमा करना शुरू कर दिया। तो ये क्षेत्र जो था शुष्क क्षेत्र था, सूखा क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पे पानी को इकट्ठा करने, संचयन करने की जरूरत थी, प्रबंधन करने की जरूरत भी थी। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, महत्वपूर्ण हौज का निर्माण करवाया। और 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ऐसा हुआ था। और यहाँ पे एक कमलपुरम जलाशय भी बनाया गया था। ठीक है, ये जलाशय जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो विजयनगर की जो पानी की जो जरूरत पूरा होती थी, उसमें कमलपुरम जलाशय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इस हौज से जो पानी था वो आसपास जो खेत होते थे वहां पे सिंचाई के लिए ले जाते थे। एक नहर भी बनाती थी, नहर के माध्यम से पानी जो था वो राजकीय केंद्र तक पहुंचा दिया जाता था। और एक और महत्वपूर्ण जन संरचना थी, वो थी हिरिया नहर, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। तो हिरिया नहर जो है, इसके भी सबूत मिले हैं। इस नहर को भी आज के समय में खंडर के बीच में देखा जा सकता है। ये नहर जो था, तुंगभद्रा नदी जो है, वहां पे जो बांध बना था उसमें से पानी लेकर आती थी। और इस जल का प्रयोग क्या किस काम में आता था? सिंचाई के काम में आता था। और इसका निर्माण जो था वो माना जाता है कि संगम वंश, यानी जो विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश था, उस समय के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो पानी, शुष्क क्षेत्र था, वहां पे पानी का अच्छा प्रबंधन कर रखा था। तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जल कुंड बना हुआ था, उससे पानी मिल जाता था। फिर कमलपुरम जलाशय हौज के रूप में बनाया था, उससे पानी मिल जाता था। हिरिया नहर बना रखी थी, उससे पानी मिल जाता था। ठीक है, ग्रेनाइट की पहाड़ियों से प्राकृतिक जल धाराएं आती थी, वहां से पानी मिल जाता था। उसके साथ साथ इन्होंने बांध और हौज बना रखे थे, वहां से पानी मिल जाता था। तो बहुत सारे सोर्सेज थे। ठीक है, तो ये आपको बताने थे। नेक्स्ट है किलेबंदी और सड़कें, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है किलेबंदी, यानी यहाँ पे सब कुछ किलेबंदी थी। किलेबंदी का मतलब जैसे मान लो कोई खेत है, खेत के चारों साइड इन्होंने दीवार बना दी, तो वो बंद हो गया, खेत किले बंद हो गया। तो किलेबंदी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किलेबंद खेत को क्यों करा जा रहा है, तो ये भी आगे समझेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए,
विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफी महत्व था। किलेबंदी के बारे में जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? फारस से एक दूत आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। इसने भारत में आया था विजयनगर साम्राज्य में और इसने वहां पे देखा और उसके बारे में लिखा। तो अब्दुल रज्जाक ने 15वीं शताब्दी में कालीकट के पास आया था ये। वो यहाँ की किलेबंदी जब देखता है तो हैरान हो जाता है। विजयनगर में उसने लिखा है कि विजयनगर में ना केवल शहरों की किलेबंदी की गई बल्कि यहाँ पे जो खेत होते हैं खेत को ही किलेबंदी कर दी। यहाँ पे जो जंगल थे जंगल की भी किलेबंदी कर दी गई थी, ठीक है। और सबसे जो बाहरी दीवार थी वो शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों से आपस में जोड़ती थी। अब देखो क्या था, यहाँ पे पहाड़ियां थी शहर में चारों तरफ, तो इन्होंने दीवार बना दी ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरीके से पहाड़ियों से ये क्या था, ये सारी दीवारें बन जाती और किलेबंदी हो जाती। ये तो बाहरी हो गई। फिर अंदर भी किलेबंदी थी, फिर अंदर भी किलेबंदी थी, खेत है उसकी भी किलेबंदी है, जंगल है उसकी भी किलेबंदी है, इस तरीके से था। तो इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फिर ये बताता है कि दीवार बनाने में ऐसे पत्थर का उपयोग किया गया था जो पत्थर टुकड़े जिसके टुकड़े फनाकार होते थे, इसलिए ये एक दूसरे पे टिक जाते थे और इनको जोड़ने के लिए गारे का यानी किसी मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता था। अब देखो ऐसा पत्थर था, मान लीजिए एक ये पत्थर है नुकीला, दूसरा पत्थर जो है वो भी इसी तरीके का है। तो ये पत्थर आपस में भिड़ जाएंगे जब, ठीक है, तो भिड़ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, तो ये आपस में इस तरीके से हो जाएगा, कुछ यूं करके आपस में सेट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लो एक पत्थर ऐसा है, तो ये क्या करेंगे, एक पत्थर लेके आएंगे इस तरीके का, इस शेप का, और इसको इस पे रख देंगे, तो आपस में ये क्या है, बिना मसाले के एक दूसरे के ऊपर पत्थर खड़ा हो जाता था, जुड़ जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने मजबूत दीवार बना रखी थी पत्थरों को आपस में जोड़ के। अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली और दूसरी और तीसरी दीवार जो थी उसके बीच में क्या होता था, जुते हुए खेत, बगीचे और आवास थे। यानी रहने के लिए घर थे, बगीचे को भी इन्होंने किलेबंदी कर रखी थी, खेत की भी किलेबंदी कर रखी थी। पेज जो है वो लिखते हैं कि जहां वो धान उगाते थे वहां कई उद्यान थे, ठीक है। जल जो है वो 2 झीलों में लाया जाता था, 2 झीलों से लाया जाता था। खेतों को किलेबंद क्यों किया गया था भाई, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो विजयनगर के जो लोग थे, जो साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने खेतों को भी किलेबंद करवा रखा था। वो इसलिए करवाया था ताकि शत्रु जो है वो उनके अनाज और खाद्य सामग्री से पे कहीं अपना कंट्रोल ना कर ले, ठीक है, उसको लूट ना ले। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने उसकी रक्षा करने के लिए खेतों की भी किलेबंदी कर रखी थी। इन्होंने अन्नागार भी बना रखे थे। अन्नागार क्या होता है, जिसको स्टोरेज कहते हैं, यानी भंडारण के लिए, जहाँ पे एक बड़ा सा अन्नागार होता है, वहां पे जो अनाज होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। अन्नागार भी इसलिए बनाए गए थे ताकि लंबे समय तक अनाज जो है और खाने पीने की जो चीजें हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर अन्य कोई फसल इनकी होती होगी जो भी उगाते होंगे, उनको आराम से संभाल के रख पाए, इसलिए होता था। विजयनगर शासक ने साम्राज्य को तथा कृषि भूभाग को बचाने के लिए ज्यादा महंगी और व्यापक नीति अपनाई थी, ठीक है। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्रों के जो आंतरिक भाग थी उसके चारों ओर, जो नगरीय केंद्र थे उसके चारों ओर एक दूसरे किलेबंदी थी इनकी। तीसरी किलेबंदी कहाँ पे होती थी, जो शासकीय केंद्र होते थे, जो राजाओं के केंद्र होते थे, ठीक है, उनके जो किले होते थे उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए किलेबंदी होती थी। और ये प्रवेश द्वार जो थे शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। तो इंपॉर्टेंट है, पूरी बस्ती किलेबंद है। किलेबंद बस्ती में बने हुए जो प्रवेश द्वार है वो मेहराब यानी जो डिजाइन होती थी मेहराब, और साथ ही द्वार के ऊपर जो बनी हुई गुंबद है वो तुर्की सुल्तानों के द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य तत्व माने जाते हैं, ठीक है, कि वहां से ये चीजें आई हैं। और इस कला इतिहासकार जो हैं वो इसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं, क्योंकि भारतीय शैली भी थी उसमें और इस्लामिक शैली भी थी। तो इससे मिलकर जो इन्होंने ये बनाए थे गुंबद वगैरह वो मानी जाती थी। तो पुरातत्वविद जो है इन्होंने शहर के अंदर की ओर गए और इन्होंने बताया कि वहां से शहर के अंदर से बाहर की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसका इन्होंने अध्ययन किया। कहते हैं कि सड़कें जो थी वो ज्यादातर पहाड़ी भूभाग से बचकर, यानी कोशिश करते थे पहाड़ों में सड़कें ना बनाएं, ठीक है। भूभाग वाला जो हिस्सा था, जो घाटी वाला हिस्सा था, उसके इधर उधर घुमाते थे सड़कों को। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई सड़कें ऐसी थी जो मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, ठीक है। इनके दोनों ओर बाजार लगते थे, यानी कुछ मंदिर का जो एंट्रेंस होता है वहां से सड़कें होती थी और आगे चली जाती थी। दोनों तरफ इसके क्या लगते थे, बाजार लगते थे। ऐसी भी सड़कें थी। इनके शहरी केंद्र को समझते हैं। देखिए क्या था, शहरी केंद्र की ओर जब जाते हैं तो जो सड़कें हैं, यानी ऐसी सड़कें जो शहरों की तरफ जाती हैं,
वहां पे जो आसपास घर मिले हैं वो सामान्य लोगों के घर बहुत कम मिले हैं। यानी ऐसा माना जाता है वहां पे सामान्य लोग नहीं रहते थे, बल्कि वहां पे कौन लोग रहते थे, व्यापारी, धनी व्यापारी लोग रहते थे। अब ये कैसे कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ चीनी मिट्टी मिली है, चीनी मिट्टी मिली है तो उससे अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग वगैरह यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे मुस्लिमों का एक रिहायशी मोहल्ला भी था। ठीक है, यहाँ पे कुछ मस्जिद और मकबरे भी होते थे। और पुर्तगाली यात्री था बरबोसा, इसने भारत को देखा, उसका वर्णन किया। ये कहता है कि लोगों के अन्य आवास जो थे वो छप्पर के थे, लेकिन छप्पर के होने के बाद भी जो उनके घर होते थे वो मजबूत होते थे। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थान वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित थे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो खुले स्थान में जो लंबी लंबी गलियां होती थी वहां पे भी बसे हुए थे घर। और इन क्षेत्रों के सर्वेक्षण किया गया तो पता लगा है कि इस क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल थे, छोटे छोटे मंदिर होते थे। ठीक है, छोटे छोटे मंदिर होते थे। यहाँ पे कई सारे जलाशय मिले हैं जहां से पानी की व्यवस्था की जाती थी। ये तो था सामान्य लोगों का। अब बात करते हैं राजकीय केंद्र, यानी राजकीय केंद्र जो है उसकी क्या विशेषता है। तो राजकीय केंद्र की बात करें तो ये राजकीय केंद्र बस्ती जो है ये दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। यहाँ 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित हैं, यानी 60 से ज्यादा मंदिर मिले हैं। शासक जो है वो मंदिर और संप्रदाय दोनों को संरक्षण दिया करते थे। ठीक है, शासक थे वो मंदिरों को संरक्षण देते थे, वहां पे पूरी जमीन को टैक्स फ्री कर देना, या फिर मंदिर के लिए जमीन देना, अनुदान देना। ठीक है, इस तरीके से मदद करते थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महल के रूप में की गई है। 30 ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिसको महल माना गया है। ये काफी बड़ी संरचनाएं हैं। ठीक है, बड़े बड़े। और यहाँ पे अनुष्ठानिक कार्य, ये इसका संबंध जो है वो अनुष्ठानिक कार्यों से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य नहीं होता था, महल थे तो यहाँ पे लोग रहते होंगे। ठीक है, इस क्षेत्र के कई कुछ विशिष्ट संरचना भी है, और इनका नामकरण जो है वो भवनों के आकार या फिर उनके जो वहां पे काम होते थे उसके आधार पे किया गया है। तो यानी कुछ विशिष्ट संरचना है जिसका नामकरण किस आधार पे किया गया है, वहां पे जो काम किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो वहां पे उसके आधार पे उसका नाम रख दिया जाता था। इस क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई है जिसका नाम है राजा का भवन। ठीक है, यहाँ पे राजा का भवन भी होता था। और ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले यहाँ पे कि राजा का ही आवास था। याद रखना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई सबूत ऐसा मिला हो कि राजा का ही आवास था, राजा ही उसमें रहता था। राजकीय केंद्र में 2 प्रभावशाली मंच है। इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है महानवमी डिब्बा का। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राजकीय केंद्र जो है यहाँ पे 2 प्रभावशाली मंच मिले हैं। एक तो है सभा मंडप और एक है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा से आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो ये आपको समझा दूंगा, बहुत आसान है। तो आगे देखते हैं, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों को समझते हैं। पहले आप ये देख लो, ये सभा मंडप है। देखो ध्यान से देखो इसे। इसमें क्या होता था, सभा मंडप जो होता था पूरा क्षेत्र जो है ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा था, यानी ऊंची ऊंची डबल डबल दीवारें होती थी यहाँ पे। और इनके बीच में एक गली होती थी, आप देख रहे हो कि बीच में आप आराम से जा सकते हो, एरिया है यहाँ पे जाने के लिए। सभा मंडप जो था एक ऊंचा मंच होता था, आप देख रहे हो कितना ऊंचा मंच है ये। इसके आसपास जो है निश्चित दूरी पे लकड़ी के खंभे होते थे, स्तंभ होते थे, स्तंभ के छेद बने होते थे। आप देखोगे यहाँ पे खंभा, यहाँ पे खंभा, यहाँ पे खंभा, लगातार आपको खंभे दिख रहे हैं। और इसकी दूसरी मंजिल जो थी उसमें, वो दूसरी मंजिल जो है इन्हीं खंभों पे टिकी थी। ठीक है, दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी थी, सीढ़ियों के जरिए सेकंड फ्लोर जो है इस पे भी जा सकते थे। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास, यानी जो खंभे थे वो एक दूसरे के काफी पास होते थे। यहाँ पे खंभा, फिर यहाँ पे खंभा, फिर यहाँ पे। तो इसकी वजह से ना इनके बीच में ना जो स्थान है, खुला स्थान, वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्थान मिलता था। ये मंडप जो है ये किस कार्य के लिए बनाया गया था, इसके बारे में कोई खास जानकारी मिल नहीं पाई है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महानवमी डिब्बा। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। देखिए महानवमी डिब्बा क्या है, एक मंच है, एक स्टेज है। यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, ये इमेज आपको दिख नहीं रही होगी, पर यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है ये इस तरीके से। तो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक स्थित एक आकार था, एक संरचना थी, एक विशालकाय मंच था जिसको नाम दिया गया महानवमी डिब्बा। ठीक है, इसे महानवमी डिब्बा कहा जाता है। ये लगभग लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक थी। यानी इसका जो आधार है, जो इसका नीचे फैलाव है, वो 11,000 वर्ग फीट था। लेकिन इसकी जो हाइट है, ठीक है, ऊंचाई, वो 40 फीट तक बताई जाती है। 40 फीट समझ रहे हो, 4 मंजिल तक। और इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, और मंच का जो आधार था उस पे कुछ चित्र मिले हैं। लकड़ी की संरचना और इसके मंच के आधार पे कुछ चित्र मिले हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे अपनी किताब में तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहे होंगे।
अब देखो ये संरचना जो है इसका क्या काम था ये समझिए। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान, यानी यहाँ पे अनुष्ठान पूजा पाठ और ये सब होता था। तो इसके जो अनुष्ठान है वो सितंबर और अक्टूबर का जो सर्दियों का महीना होता था, इसमें जो 10 दिन का हिंदू त्योहार मनाया जाता है दशहरा, इसमें इसमें किया जाता था। ठीक है। अब महानवमी डिब्बा, महानवमी क्या है, वही नवमी, महानवमी, रामनवमी, या फिर हमारा जो ये दशहरे वाला प्रोग्राम है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें दुर्गा पूजा बंगाल में इसको बोलते हैं, और दशहरा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, हमारे यहाँ पे तो दशहरा ही बोलते हैं इसको। ठीक है। कुछ जगह पे इसको नवरात्रि या महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझिए, तो ये इसका प्रोग्राम यहाँ पे होता था। इस अवसर पे क्या होता था, विजयनगर के जो शासक थे वो अपने रुतबे और अपने ताकत का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पे धर्म अनुष्ठान में मूर्ति की पूजा होती थी, लोग मूर्ति की पूजा करते थे। राज्य का जो घोड़ा होता है उसकी पूजा की जाती थी, भैंस की तथा दूसरे जानवरों की बलि दी जाती थी। यहाँ पे नृत्य होता था, कुश्ती का कंपटीशन होता था, घोड़े, हाथी और रथों की और सैनिकों की शोभा यात्रा, रैली निकाली जाती थी। तो एक तरह से पूरा त्योहार होता था, यहाँ पे दशहरा मनाया जाता था, पूरा फंक्शन होता था। ठीक है। जो प्रमुख नायक हो गए या जो राजाओं के अधीनस्थ हो जाते थे वो अतिथियों के रूप में आते थे, यहाँ पे इनको गिफ्ट वगैरह मिलता था। ठीक है। ये मुख्य आकर्षण होते थे। त्योहार का जो लास्ट दिन होता था वहां पे राजा जो अपने नायक होते हैं उनकी सेना का खुले मैदान पे एक समारोह में उसका निरीक्षण करता था, सेना को ऑब्जर्वेशन करता था। ठीक है। तो ये होता था, ये महानवमी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। देखिए, इसमें एक था आपका कमल महल, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कमल महल क्या है, देखिए ये राजकीय केंद्र जो है इसके सबसे सुंदर भवनों में से एक मिला है ये कमल महल। एक बार आप इसकी इमेज देखिए। अब ये जो नाम है इसका कमल महल, ठीक है, ये नाम किसने दिया है, अंग्रेज यात्रियों ने। अंग्रेज यात्री जो आए यहाँ पे उन्होंने इसको देखा, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसको कमल महल का नाम दिया। और ये जो भवन है ये किस कार्य के लिए बना था इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, कि या इसमें अनुष्ठान होता था या इसमें कोई राजा महाराजा रहते थे या ये कोई किस काम के लिए था ये नहीं पता लग पाया है। तो जो मैकेंजी है इसने क्या करा, एक मानचित्र बनाया और उसने ये सुझाव दिया कि ये जो भवन है ना ये परिषदनीय भवन था, यानी ये एक परिषदीय भवन था। इसमें क्या होता था, इसमें ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि जो राजा होते थे वो जो उनके परामर्शदाता होते थे उनके साथ ये क्या करते थे यहाँ पे, ठीक है, बातचीत करते थे। नेक्स्ट है हजार राम मंदिर। ज्यादातर मंदिर जो है वो धार्मिक केंद्र में स्थित होते थे, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो राजकीय केंद्र, यानी जो राजा जहां रहते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे भी कुछ मंदिर होते थे। ऐसा ही एक दर्शनीय स्थल था, मंदिर था जिसका नाम था हजार राम मंदिर। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसका प्रयोग जो है वो केवल राजा या फिर उसके जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है। दीवार जो है इसकी उसमें कुछ भगवान की मूर्तियां बनाई गई थी। अंदरूनी दीवार में रामायण के कुछ चित्र भी मिले हैं। और इस शहर पर आक्रमण जब होता है तो इसकी जो संरचनाएं हैं, ज्यादातर संरचनाएं जो थी वो नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है धार्मिक केंद्र। देखिए, स्थानीय मान्यता क्या है कि जो तुंगभद्रा नदी है इसके तट से लगा हुआ जो चट्टानी भाग है जहाँ पे चट्टान है, वहां पे जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उसका उल्लेख जो है वो रामायण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जो बाली और सुग्रीव थे ना, जो वानर उनका राज्य था, उस राज्य की रक्षा करती थी ये नदी और ये पहाड़ियां। ठीक है। मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में भगवान विरूपाक्ष जो है उनसे विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। और विरूपाक्ष राज्य जो है उसके संरक्षण देवता के रूप में शिव को ही माना जाता है, यानी कि जो भगवान शिव हैं उनको इस जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का संरक्षक माना जाता है। और वहां की मातृ देवी है जो पंपा देवी है जिसकी लोग पूजा करते हैं। कहते हैं कि पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में ही विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी। आज भी ये विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य से पहले के जैन मंदिर भी मिलते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से पहले के जो जैन मंदिर थे वो भी यहाँ पे इन पहाड़ियों में मिले हैं। धार्मिक मान्यताएं। देखिए, ये क्षेत्र जो है ये कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि चोल हो गए, होयसाल हो गए, ठीक है, या फिर अन्य शासक हो गए, या जैन मंदिरों का निर्माण हो गया, यहाँ पे लगातार मंदिर निर्माण होते गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य वालों ने ही निर्माण किया, उससे पहले भी बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे। तो इसका लंबा इतिहास है। पल्लव शासक, चालुक्य शासक, होयसाल, चोल, इन सभी शासकों ने यहाँ पे खूब सारे मंदिर बनवाए। और ज्यादातर जो शासक थे वो अपने आप को ईश्वर से
जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण करवाते थे, ठीक है, अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ बताते थे। मंदिर जो थे वो शिक्षा के केंद्र के रूप में काम करते थे, और यहाँ पे शासन या फिर जो अन्य लोग हैं मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि संपत्ति ये सब दान दिया करते थे। होता क्या था कि मंदिर जो है बड़े बड़े बनते थे, मंदिर बनाने में पैसा लगता था, तो वो पैसा कहाँ से आता था, वो दान से आता था। तो उसमें कौन दान देता था भाई, शासक भी दान देता था, अन्य लोग भी दान देते थे। मंदिर के रख रखाव में जो कोष्ट आती थी उसके लिए लोग दान किया करते थे। विजयनगर के जो शासक हैं विरूपाक्ष भगवान, ठीक है, इनकी ओर से शासन करने का ये दावा करते थे। ये जो विरूपाक्ष के विजयनगर के शासक है, सॉरी, ये कौन से भगवान की तरफ से शासन करते थे, विरूपाक्ष भगवान की तरफ से। और सभी राजकीय आदेशों पर ये कन्नड़ भाषा में विरूपाक्ष शब्द लिखवाते थे, ठीक है, कन्नड़ भाषा यहाँ पे चलती थी और ये विरूपाक्ष शब्द लिखवाते थे और अपने आप को भगवान विरूपाक्ष का भक्त बताते थे और उनकी ओर से ये शासन करते थे। विजयनगर शासकों ने पूर्वकालिक परंपरा यानी उनसे पहले की जो परंपराएं थी, शासकों से पहले की परंपरा, उसको तो इन्होंने अपनाया अपनाया, बल्कि उसमें कुछ नवीनता भी लेकर आए, ठीक है, कुछ नए परिवर्तन भी इन्होंने किए। नेक्स्ट है गोपुरम। ये देखिए, ये आपके सामने जो इमेज है ये गोपुरम है। जो साउथ के मंदिर होते हैं उसमें ये गोपुरम होता है। गोपुरम जो है वो बहुत ऊंचे होते थे। गोपुरम वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार थे। देखो अब आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से प्रवेश किया जा सकता है किसी मंदिर के अंदर, यहाँ से एंट्रेंस होता है, ठीक है। और गोपुरम जो है वो लंबी दूरी से मंदिर होने का संकेत देते थे, क्योंकि बहुत दूरी से दिखाई दे देता है कि भाई ये मंदिर है। केंद्रीय देवालय की मीनार जो है इनके सामने छोटी लगती थी, यानी जो जो केंद्रीय जो देवालय होता है, जो ईश्वर का मंदिर होता है, वो इसके सामने बहुत छोटा लगता था, क्योंकि ये जो गोपुरम होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। इसको बनवाने वाले जो शासक होते थे, इससे इनकी ताकत का पता लगता है कि शासक ने इतनी ऊंची मीनार बनवाई है तो कितना ज्यादा पैसा लगाया होगा, कितनी ज्यादा तकनीक लगाई होगी, कितनी ज्यादा कौशल जुटाया होगा, कितना वो पैसे वाला होगा, उसकी ताकत का पता लगता है, कितना उसने लग्जरी बनाया है उसको, ठीक है। अन्य विशिष्ट स्थापत्य के नमूने जो हैं उसमें मंडप और लंबे स्तंभ वाले गलियारे होते थे। जो अक्सर क्या होता था, ये मंडप, और जो मंडप हो गया जैसे, ठीक है, ऐसे गुंबद होता था, चार खंबे होते थे, बीच में एक स्टेज होती थी, वो मंडप कहलाता था। तो ऐसे गलियारे जो हैं वो मंदिर के बीच में मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिर की। यहाँ पे मैं आपको दो मंदिर बताऊंगा, एक तो विरूपाक्ष का मंदिर और दूसरा विठल मंदिर। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो बहुत लंबे समय तक हुआ था, यानी कई शताब्दियों में ये होता रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसको और बड़ा किया गया, यानी और बड़ा और भव्य बनाया गया था। मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना हुआ है वो कृष्णदेव राय ने बनाया था, ठीक है। और जो पूर्वी गोपुरम है इसको भी किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। केंद्रीय देवालय, जो केंद्र में जो मंदिर है छोटा सा, उसके पूरा परिसर जो है उसका जो छोटे से भाग तक सीमित रह गया था। और मंदिर के जो सभागार है जहाँ पे सभाएं होती थी, ठीक है, जहाँ पे विविध प्रकार के कार्य के लिए बनाया गया था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी, संगीत का कार्यक्रम होता था, नृत्य का कार्यक्रम होता था, नाटक का कार्यक्रम होता था, तो ये सभागार में होता था। तो ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलता है विरूपाक्ष मंदिर के अंदर। अन्य सभागारों का प्रयोग जो होता था वो देवी देवताओं के विवाह का उत्सव मनाया जाता था, ठीक है, बहुत सारे सभागार होते थे, तो वहां पे देवी देवताओं का जो विवाह होता है उसका उत्सव मनाते थे। यहाँ पे कुछ ऐसे झूले भी बने हुए थे जिसमें देवी देवताओं को झूला झुलाने का काम भी किया जाता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्ति इस्तेमाल की जाती थी। अब देखिए, एक होती है सामान्य मूर्ति जो मंदिर में स्थापित कर दी जाती है, लेकिन जब कोई फंक्शन हो, कोई अवसर हो, उस समय में सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि विशेष मूर्ति इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो मूर्ति होती थी ना, ये छोटे जो केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्ति है उस मूर्ति से बिल्कुल अलग होती थी, दिव्य होती थी, ठीक है, भव्य होती थी। नेक्स्ट है विठल मंदिर। यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं विठल, इन्हें महाराष्ट्र क्षेत्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में, ठीक है, विष्णु देव के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है। यानी कि विठल महाराज जो हैं, विठल देव जो हैं, महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं और ये विष्णु के अवतार या विष्णु के रूप माने जाते हैं, ठीक है। इनकी पूजा जो है वो कर्नाटक वगैरह में होती है। इससे इससे पता चलता है कि विजयनगर जो शासक हैं इन्होंने अलग अलग परंपराओं को अपनाया था, ठीक है, अन्य मंदिरों की तरह। इसमें भी कई सारे सभागार होते थे। इसमें रथ के आकार का भी एक अनूठा मंदिर है। रथ की मैं आपको आके इमेज भी दिखाऊंगा। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता ये थी कि इसमें गलियां होती थी, ठीक है, जिसे रथ गलियां कहते थे, जो मंदिर के गोपुरम में बिल्कुल सीधी रेखा में होती थी। अब यहाँ पे समझिए क्या होता था, जैसे ये मान लीजिए ये मंदिर का गोपुरम है, ठीक है, ऐसा होता था गोपुरम, ये बीच में एंट्रेंस है, यहाँ से बिल्कुल सीधी गली होती थी और वहीं पे ये जो मंदिर परिसर है यहाँ पे रथ गलियां बनी होती थी।
इन गलियों का जो फर्श होता था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था, ठीक है, अलग अलग पत्थर के टुकड़े होते थे उससे बनाते थे। और इसके दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे, यानी मान लीजिए गली है, फर्श है, और इसके दोनों तरफ मंडप बनाए, और ये जो खंबे वाले मंडप है ये दुकान, ठीक है, इसमें दुकानें चलती थी। और मंडप क्यों बनाया गया उसे, छज्जा क्यों बनाया गया, ताकि उसमें छाया रहे, ठीक है। अब देखो ये मंदिर देखो आप एक बार, ये रथ के आकार का बनाया हुआ है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ना रथ के आकार का अनूठा, तो ये है, एक बार आप इस इमेज को ध्यान से देखो। नेक्स्ट है महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का जो संरक्षण है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कर्नाटक का जो पुरातात्विक संग्रहालय है इस विभाग के द्वारा किया गया था। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली है, तो इन्होंने इस क्षेत्र को 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित कर दिया था, ठीक है, इस रूप में इसको मान्यता दे दी थी। 1980 के दशक की शुरुआत में अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के अभिलेख यहाँ पे प्रयोग होते थे, और सर्वेक्षणों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से विजयनगर में जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, जो खंडहर मिले हैं, उसका बहुत गहराई से अध्ययन की शुरुआत की गई। यानी उसकी एक योजना बनाई गई कि वहां पे जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी सर्वे किए गए हैं, जितने भी अवशेष मिले हैं, उसका गहराई से अध्ययन किया जाएगा। लगभग लगभग 20 साल का समय लगा, पूरी दुनिया के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और इसको संरक्षित करने का काम किया। मानचित्र निर्माण इसका पहला चरण था, सबसे पहले यहाँ का मानचित्र बनाया गया। पूरे क्षेत्र को क्या करा इन्होंने, देखो इन्होंने एक बड़ा सा क्षेत्र था, इन्होंने पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार इस तरीके से इन्होंने 25 टुकड़ों में बांट दिया। फिर बाद में हर वर्गाकार, हर वर्ग को, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है लेकिन आप इसको मान लीजिए 25 है, इन्होंने सबको एक नाम दे दिया, जैसे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस तरीके से उन्होंने एक अक्षर का नाम दे दिया, या ABCD कह लो। और फिर इन्होंने क्या करा, उस छोटे वर्गों को, फिर छोटे वर्गों को दोबारा से छोटे समूह में, यानी ये जो छोटा वर्ग है इसको फिर से छोटे समूह में बांटा, फिर इसको और छोटे समूह में बांटा, और एक एक क्षेत्र का बहुत गहराई से अध्ययन करा। कई सारी इकाइयों में इसको बांट के इसका अध्ययन किया, इसका सर्वे किया, बहुत मेहनत लगी इसमें, ठीक है, हजारों संरचनाएं थी और बहुत सारे छोटे छोटे देव स्थल थे, मंदिर थे, इन सबको दोबारा से उजागर किया गया, इनका अध्ययन किया गया, इसके बारे में जानकारी जुटाई गई, ठीक है, ये सब हुआ। इसमें बहुत सारे लोग लगे, जैसे जॉन एम फ्रीटम हो गया, मिशेल हो गए, ठीक है, MS नागराज राव हो गए, इन्होंने इन स्थानों पर वर्षों तक काम किया। इन्होंने जो लिखा वो याद रखना महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि विजयनगर के जो स्मारक हैं इसके अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, इनको वहां पे बहुत सारी लकड़ी की वस्तुएं थी जो नष्ट हो चुकी थी, इन्होंने वो चीजें इनको मिली, उसको देखकर इन्होंने कल्पना की और उसके बारे में लिखा, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि प्लास्टर से सजाए और चटकीले रंग के चित्र वगैरह होते थे उस पे, ठीक है, चित्रण किया गया था। लकड़ी की जो संरचनाएं हैं वो अब तो नहीं है वहां पे, केवल पत्थर की संरचनाएं ही बची हैं। यात्रियों द्वारा जो छोड़े गए विवरण है, जो उनके वृतांत है, उससे कुछ जानकारी मिल गई है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं जानकारी मिली है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।